ऐसे आए थे मेरे पास, बट मैं रिजेक्ट हो गई थी क्योंकि मेरे पास जेआरएफ नहीं था एक। फरवरी 2025 का जो एग्जाम था उसके लिए। सो आप उसमें लाइव क्लासेस ज्यादा प्रेफर करते थे या रिकॉर्डेड क्लासेस देखते थे? पढ़ाने का स्टाइल ही इतना अच्छा होता था कि अच्छा ठीक है, दिन में 2 या फिर हार्डली 3 क्लासेस होंगे, मतलब स्टूडेंट्स पे इतना बर्डन नहीं आता था। जो लोग आपके पास पढ़े हैं या फिर पढ़ रहे हैं, उनको पता है कि मैम के नोट्स उठा के क्वेश्चन रहते हैं जैसे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज मेरे साथ मेरी एक स्टूडेंट है जिन्होंने डीएनए बैच ज्वाइन किया था लास्ट ईयर। आशिका इनका नाम है और इन्होंने इस बार सीएसआई नेट और गेट एक्सेल दोनों ही एग्जाम क्लियर किए हैं। सीएसआई नेट में इनकी रैंक रही है AIR 61 JRF और गेट एक्सेल में 85 इनकी रैंक रही है। सो आशिका, वेलकम टू बंसल बायोलॉजी एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर गेट एक्सेल एज वेल एज सीएसआई नेट। थैंक यू मैम, गुड इवनिंग। और बहुत बहुत थैंक यू आपको और बाकी टीचर्स को बंसल बायोलॉजी ऐप के, कि ये रैंक मैं ला पाई, एटलीस्ट एग्जाम्स क्वालिफाई कर पाई। सो ऑल थैंक्स टू यू एंड ऑल द अदर टीचर्स इन द ऐप। आशिका, कैसा लगा जब सुना कि दोनों एग्जाम्स में अंडर 100 रैंक आई है? व्हाट वाज द फीलिंग? ऐसा एक्सपेक्टेशन था आपको कुछ? नहीं, मैंने टू बी ऑनेस्ट अंडर 100 रैंक एक्सपेक्टेशन नहीं था मेरा। जब गेट का आंसर की आया था तो फिर मैंने चेक किया था, मेरे मार्क्स बन रहे थे, तो आई वाज श्योर कि ठीक है 60 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं, क्वालिफाई तो कर जाऊंगी, अच्छा खासा रैंक आ जाएगा। बट हाँ। मैंने सोचा था कि 250 के अंदर रैंक आ जाएगा। मैंने नहीं सोचा था कि 100 के अंदर रैंक आ जाएगा। बट मम्मी पापा बोल रहे थे कि नहीं, प्रीवियस ट्रेंड के हिसाब से तो हो जाना चाहिए। मैं बोले आप लोगों को मेरे ऊपर मेरे से ज्यादा कॉन्फिडेंस है। बट मुझे नहीं पता क्या आएगा क्या नहीं आएगा। बट जब रिजल्ट आया तो मम्मी पापा बहुत खुश हुए थे। और CSIR का ऐसा हुआ था कि जब मैं एग्जाम देके निकली थी तो आई वॉज नॉट श्योर कि मेरा CSIR निकलेगा कि नहीं, क्योंकि एक कितना प्रेशर रहता है ना एग्जाम हॉल में। फिर एग्जाम हॉल से निकलते ही ऐसा लगा कि क्या हुआ, क्या किया मैंने, पता नहीं क्या एग्जाम दिया, क्वेश्चंस याद नहीं आ रहे थे मेरे को उस पर्टिकुलर मोमेंट में। तो फिर मैं पापा मेरे साथ गए थे एग्जाम देने, मतलब एग्जाम के बाहर थे, मैं एग्जाम देने गई थी तो पापा लेके गए थे मेरे को। तो फिर पापा पूछे कि क्या हुआ, कैसे हुआ एग्जाम। मैं बोली हाँ ठीक ही हुआ है। तो फिर पापा बोले ऐसा रिएक्शन क्यों दे रही है तूने तो बहुत मेहनत की थी। मैंने बोला मुझे ना क्वेश्चंस याद नहीं मैंने क्या किए थे। अब फिर पापा थोड़े टेंस हो गए, बट पापा फिर भी कॉन्फिडेंस लूज नहीं किया था उन्होंने, या फिर मम्मी ने भी घर आके बोल रहे हो जाएगा तेरा हो जाएगा। मैं बोली रुको, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, आंसर की आने दो। बट जब रिजल्ट आया तो दे वर मोर हैप्पियर देन मी, आई वुड से। पेरेंट्स डेफिनेटली हमसे ज्यादा ही खुश होते हैं और उनकी एक्सपेक्टेशन और उनका बिलीव हमसे कई ज्यादा होता है हम पर। सो आशिका, आप कहाँ से हाँ, belong करते हो और आपने अपनी एमएससी कर ली या फिर अभी परस्यू कर रहे हो? कोलकाता से बिलोंग करती हूँ। और मेरा MSc 2024 में खत्म हुआ था, मई मई महीने में। ठीक है। तो फिर मैंने एक 6 मंथ्स का ड्रॉप लिया था, बट एग्जाम तो लेट हुआ तो वो 7-8 मंथ्स हो गया, तो उसके बाद मैंने इस बार का नेट क्लियर किया। और आपने कहाँ से की है अपनी एमएससी? मैंने अपना MSc किया है विश्व भारती यूनिवर्सिटी से, जो DBT सपोर्टेड है। हाँ, और बायोटेक सब्जेक्ट में किया था। और उससे पहले मैंने जो बैचलर्स किया था वो माइक्रोबायोलॉजी में किया था, वो भी कैलकाटा यूनिवर्सिटी के अंडर ही किया था, आशुतोष कॉलेज। हर साल बंसल बायोलॉजी पे वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स टॉप में होते ही होते हैं, ये हर साल का ट्रेंड है। ईच एंड एवरी ईयर वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट होते ही हैं। सो अब मुझे आपसे ये पूछना था कि आपने सीएसआई नेट देना के क्यों सोचा? मैम ऐसा था कि जब मैंने BSc ज्वाइन किया था तो जब मेरा सेकेंड ईयर चल रहा था BSc में, तो मैं श्योर थी कि जब तब ना लैब्स स्टार्ट हुए थे कि लैब करेंगे, प्रैक्टिकल्स करेंगे। तो जब मैं देखती थी उन लोगों को प्रैक्टिकल्स करते हुए, अब ऐसा था कि गवर्नमेंट कॉलेज है तो ना उतना मिलता नहीं था काम करने को, कि मैं बोलते थे कि इतना ही करना है और ज्यादा नहीं करना। तो तब से एक रहता था कि मेरे को भी करना है, मेरे को भी कुछ नया करना है, मेरे को भी करना है। तो PhD का शौक मेरा तब से था। तो अब PhD करने के लिए यू हैव टू हैव वन JRF। तो उसके बाद आई डिसाइडेड कि नहीं, JRF के लिए अगर हम देखें तो बहुत सारे है एग्जाम्स, बट CSIR नेट टॉप में है, तो मैंने सोचा उसको ही प्रिपेयर करते हैं। अब बाकी का अगर निकल गया तो अच्छी बात है, उसको उसको निकालेंगे। तो वो बुल्स टारगेट बन गया मेरा उसके बाद। और उसी के साथ साथ आपका गेट एक्सेल भी निकल गया, दोनों एग्जाम निकल गए।
सो आशिका, आप बंसल बायोलॉजी के कांटेक्ट में कब आए? यूट्यूब हो जाए या ऐप हो जाए, कब आपको पता चला ऐसा कोई यूट्यूब भी एग्जिस्ट करता है? मेरे को जब पीएचडी का शौक चढ़ा था बीएससी के सेकेंड ईयर ही, तभी पता चल गया था आपके बारे में। तो मैं तब से ही आपको फॉलो करती हूँ यूट्यूब में। और मैं देखा जाए तो जब मैंने मतलब एमएससी विश्व भारती में करने के लिए भी कैट भी मैंने क्लियर किया था, आईआईटी जैम भी मेरा क्लियर है। तो वो सारे एग्जाम भी जो मैंने क्लियर किए थे वो बस आपके चलते ही क्लियर हुआ था कि यूट्यूब से मैं बस क्लासेस करती थी। और अगर और बीएससी में जो क्लासेस होता था वो, तो उस हिसाब से तो मेरे को पता था कि अगर मेरे को कभी सीएसआई नेट करना है तो आई विल रेफर, मतलब मैं मेरे मेरे जो जूनियर्स हैं उनको भी आपको रेफर करूंगी कि तुम मैम का क्लास देखो। और मैं खुद भी जाऊंगी क्लासेस करने। बट एमएससी में मेरा फर्स्ट रैंक था तो इसलिए मतलब गोल्ड मेडलिस्ट थी मैं, तो इसलिए मेरा था कि इंस्पायर का एक ऑप्शन रहता है फेलोशिप के लिए पीएचडी में। बट सरकमस्टेंसेस ऐसे थे कि इस बार लेट खुला था दिसंबर के महीने में, तो बीच में बहुत सारे इंटरव्यूज ऐसे आए थे मेरे पास, बट मैं रिजेक्ट हो गई थी क्योंकि मेरे पास जेआरएफ नहीं था एक। तो उनको एक प्रेफरेंस मिलती है जिनके पास खुद का एक फेलोशिप रहता है, तो मैंने सोचा छोड़ो, मैम है, मैम मैम को ज्वाइन करते हैं। ज्यादा लेट करने करने से कोई फायदा है नहीं, मैम को ज्वाइन करते हैं, चलो क्लासेस स्टार्ट करते हैं, सीएसआई के प्रिपरेशन करते हैं मैम से। तो तब से मैंने स्टार्ट किया था। तो आशिका, आपने डीएनए बैच ज्वाइन किया था अपना फरवरी 2025 का जो एग्जाम था उसके लिए। सो आप उसमें लाइव क्लासेस ज्यादा प्रेफर करते थे या रिकॉर्डेड क्लासेस देखते थे? मैं दोनों ही करती थी, 50-50 चलता था मेरा। इनिशियली मैं ज्यादा लाइव क्लासेस देखती थी, बट उसके बाद थोड़े ऐसे हुए थे कि कहीं इधर जाना पड़ा है, कभी उधर जाना पड़ा है, इंटरव्यूज के चलते कभी कॉलेज भी जाना पड़ा था डॉक्यूमेंट्स लाने के वजह से। तो तब मैंने ज्यादा रिकॉर्डिंग क्लास करना स्टार्ट किया। बट मेरा ऐसा था कि 50-50, अगर ज्यादा क्लासेस तो होते नहीं थे, आप लोगों का पढ़ाने का स्टाइल ही इतना अच्छा होता था कि अच्छा ठीक है, दिन में दो या फिर हार्डली तीन क्लासेस होंगे, मतलब स्टूडेंट्स पे इतना बर्डन नहीं आता था। और ऐसा भी नहीं है कि तीन क्लास 3-3 घंटे 4-4 घंटे का क्लासेस हो रहा है। तो इट्स क्वाइट मैनेजेबल। अब अगर मैं ट्रेन में हूँ जहाँ पे नेटवर्क नहीं मिलता तो वो सारे क्लासेस मैं रिकॉर्डिंग देख लेती थी, बट आई यूज टू प्रेफर बोथ, मतलब 50-50 चलता था मेरा। और तुमने कितनी यूनिट्स टारगेट की थी इस बार? इस बार मैंने कोशिश की थी कि 11 to 12 यूनिट्स मैं कंप्लीट करूं। हाँ। और मैंने किया भी था, डाइवर्सिटी वाला यूनिट मैंने छोड़ दिया था एकदम ही, मेरे को लास्ट में मन ही नहीं हुआ करने का। बट बहुत अच्छे से अगर मैं बोलूँ तो मेरे 10 यूनिट्स कंप्लीट थे। और बाकी के 2 यूनिट्स ऐसे थे कि हाँ, एक का 40% आता है, 60% आता है, बाकी का 80% आता है, तो ऐसा कंप्लीट। और वो 2 यूनिट्स कौन सी थी आशिका? एक तो था एनिमल फिजियोलॉजी वाला, जहाँ पे मैंने बस जो मतलब आपने बोला था कि पीवाईक्यू में ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, एंडोक्रिनोलॉजी कर लो, ब्लड सर्कुलेशन वाला कर लो, हार्ट वाला कर लो, एक्सक्रीटरी सिस्टम कर लो, तो मैंने उतना ही किया था एनिमल फिजियोलॉजी में, क्योंकि वो खुद ही इतना बड़ा यूनिट है। और मैं जूलॉजी बैकग्राउंड की हूँ भी नहीं, तो मतलब थोड़ा टफ तो था मेरे लिए। और दूसरा जो यूनिट था वो था डेवलपमेंटल बायोलॉजी। वाई? क्योंकि मैंने दो एनिमल सिस्टम छोड़ दिए थे, सी एलिगेंस और चिक। वो वाला मेरा उतना अच्छे से प्रिपेयर नहीं था जितना अच्छे से फ्रॉग या फिर ड्रोसोफिला या फिर जो ह्यूमन है उसका प्रिपेयर था। तो ये 2 यूनिट्स थे मेरे। और आशिका, आप नोट्स अपने खुद के बनाते थे या जो पीडीएफ नोट्स थे उसका प्रिंट आउट निकाल के उससे पढ़ते थे? हाँ, मैं प्रिंट आउट नहीं निकालती थी, मैं लैपटॉप में ही रखती थी आपके नोट्स। बट जब क्लासेस होता था तो मैं जब भी ऑनलाइन क्लिक करूँ या फिर ऑफलाइन मतलब रिकॉर्डेड करूँ, मेरे पास एक अपना कॉपी रहता था जहाँ पे अगर कोई एक ऐसा पॉइंट हो जाता था जो मेरे को लगता था ये इंपॉर्टेंट है, मैं ये भूल जाऊंगी पक्का, मेरे को पता ही है मैं भूल जाऊंगी बाद में, तो वो मैं साइड में लिख के रखती थी। तो वो थोड़े थोड़े क्रिस्प नोट्स में अपना बना के रखती थी। जैसे डेवलपमेंटल बायोलॉजी में भी आप बोलते थे कि फैक्टर्स बहुत सारे हैं हाँ। और बहुत सारे डायग्राम्स है, बट अपना खुद का एक फ्लो चार्ट बना बना लेना इज द बेस्ट थिंग, क्योंकि वही रिवीजन में बाद में काम आएगा। तो मैं वो करती थी, उतना मैं खुद का नोट बनाती थी, बाकी पूरा जो आपका नोट आता था मतलब आप लोग देते थे, इट्स मोर देन सफिशिएंट। और इस बार भी जिन लोगों ने एग्जाम दिया है, जो लोग आपके पास पढ़े हैं या फिर पढ़ रहे हैं, उनको पता है कि मैम के नोट से उठा के क्वेश्चंस आए थे, जैसे क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम उठा के आ गया था इस बार। तो बहुत क्वेश्चंस ऐसे आए थे। और आशिका, इसके अलावा आपने कोई स्टैंडर्ड बुक्स भी रेफर की थी?
नहीं, मैंने एज सच स्टैंडर्ड बुक्स रेफर नहीं किए थे। अगर मेरे को लगता था कि आपके क्लास करने के बाद कि अच्छा मेरे को फिर भी समझ में नहीं आ रहा था, वो मेरी फॉल्ट है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो मैं तब वो एक थोड़ा सा पोर्शन मैं स्टैंडर्ड बुक शायद मैं रेफर कर लूँ। या फिर अगर ऐसा हो जाता था कभी कभी, अब सीएसआर एक पूल ऑफ सब्जेक्ट्स है हमारे पास 13 यूनिट्स, तो वहां से कहीं से भी क्वेश्चन कर लेगा वो। बस हमको 120 मार्क्स लाने हैं, उतना ही टारगेट है हम लोगों का। तो उस हिसाब से अगर ऐसा कभी हो जाता था कि एक दो क्वेश्चंस ऐसे मिल गए मेरे को कि अच्छा ये मैम ने नहीं करवाया, या फिर पीवाईक्यू में मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, तो वो उस टाइम मैं रेफर करती थी स्टैंडर्ड बुक्स। अदरवाइज मैं ज्यादा रेफर नहीं करती थी, मैं बस आपके जो नोट्स है वही मेरे स्टैंडर्ड बुक्स थे। और जो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो किस तरीके से करते थे? ऐसा था कि आप तो क्लासेस में लास्ट में तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करवाती है, तो वो क्वेश्चंस तो जब मैं नोट्स रिवीजन भी दे रही हूँ तब भी लास्ट में क्वेश्चंस रहते थे, तो एक बार वो सारे क्वेश्चंस भी रिवाइज हो जाते थे। और बाकी मेरे पास खुद का एक बुक था, मैंने परचेज की थी, वो जो आपके जो 4 मंथ्स स्ट्रैटेजी वाला जो आपका वीडियो है, सीएसआर आपने कैसे क्लियर किया था, उसमें से आपने जो जो बुक्स रेफर किए थे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, वही बुक्स मैंने परचेज किए थे। तो वही बुक्स मैं करती करती थी। बस ऐसा था कि क्लास करो, उन टॉपिक को ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चंस कर लो, जो नहीं आता वो मैं फिर से अपने नोट्स लिख लेती थी, क्योंकि पता है कि एक बारी में नहीं आ रहा मतलब सेकंड बारी भी नहीं आएगा। बट डेफिनेट। जो आ जाता था वो ठीक है, आ जाता था तो उसको मैं छोड़ देती थी। तो मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस ऐसे चलता था कि टॉपिक खत्म करो, पीवाईक्यू करो, बस। और जो रूटीन था वो कैसे मेंटेन रखते थे आप, क्योंकि लिए अब आप पूरी तरीके से सीएसआर के अंदर थे, आपकी एमएससी हो चुकी थी, तो रूटीन क्या रहता था आपका? मेरा रूटीन मतलब मैं खुद एक नाइट आउल हूँ, तो रात को मैं ज्यादा पढ़ती थी। तो ऐसा होता था कि शाम को 4 बजे के आसपास आपके क्लासेस स्टार्ट होते थे, तो मैंने आपके क्लासेस कर लिए। क्लासेस करने के बाद मेरा जो नोट्स था वो नोट्स बन गया। अब फिर मैं क्लासेस के बाद पीवाईक्यूज लगाती थी। पीवाईक्यूज लगाने के बाद क्लास को एक बार रिवाइज कर लेती थी और फिर सो जाती थी रात को। फिर जितना रात होना है होने दो, फिर मैं सुबह 10 बजे के आसपास उठती थी, मम्मी को बोलती थी उठा दो, उठा देना जैसे भी करके। तो फिर नेक्स्ट दिन सुबह उठ के मैं फिर से रिवाइज करती थी कि जो क्लासेस किया था, जो पिछले दिन पढ़ा था वो रिवाइज किया मैंने। फिर से मैंने पीवाईक्यू लगाया, जो कुछ अगर रिमेनिंग रह जाता था ऐसा प्रैक्टिस सेट ऑफ क्वेश्चंस लगाए, अगर यूट्यूब में अवेलेबल है या फिर आपके जो टेस्ट सीरीज रहते थे उनमें अवेलेबल है, तो वो सारे लगाए। उसके बाद फिर से मैं क्लासेस करती थी, फिर से रात में रिवीजन, फिर से नेक्स्ट दिन उठ के फिर से रिवीजन थी भाई। तो ऐसा चलता था YouTube। और जो टेस्ट थे, अभी आपने टेस्ट की बात की, तो टेस्ट आपको किसी तरीके से लगे कि आपको हेल्पफुल थे? बहुत हेल्पफुल थे, क्योंकि मेरा एक जो मतलब सब लोग अपना खुद का एनालिसिस करते हैं ना, मतलब इतना तो पॉसिबल नहीं है कि सब लोग सब आप ही बोल देंगे, खुद खुद का तो खुद खुद को एनालिसिस करना इज इम्पोर्टेंट। तो मैंने जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था जून में, तो मेरा 90 परसेंटाइल आया था। तो कैटेगरी थी 3 रहते रहते मतलब होते होते रह गया। तो उसमें प्रॉब्लम यही आया था मेरा कि मैंने बहुत मतलब बहुत नेगेटिव्स हुए थे मेरे, मतलब 10 मार्क्स से भी मतलब 10 क्वेश्चन से भी ज्यादा नेगेटिव्स हो गए थे मेरे। तो अच्छा। उतना तो एक्सेप्टेबल नहीं है ऐसे कोई हाँ हाँ हाँ। नेशनल लेवल एग्जाम में क्लियर करने के लिए। तो मेरे को पता था कि मतलब मैंने जब बाद में क्वेश्चन वो सॉल्व किया, तो मेरे को पता चला कि जो क्वेश्चंस मेरे को आते हैं, जो चैप्टर मेरे को आते हैं, उसका भी मैंने गलत क्वेश्चन मार्क अच्छा। मतलब गलत ऑप्शन मार्क करके आ गई मैं, तो पूरा मार्क्स नेगेटिव में चला गया। तो मेरा नेगेटिव बहुत होता था, बहुत होता है मेरा नेगेटिव, तो इसलिए टेस्ट टेस्ट वाज द इम्पोर्टेंट थिंग फॉर मी, क्योंकि मैंने बहुत मॉक टेस्ट दिए थे। मतलब दिसंबर मार्च में एग्जाम हुआ था, तो मैंने दिसंबर से ही स्टार्ट कर दिया था, दिसंबर के एंड वीक से, कि मैं अभी बस मॉक टेस्ट दूंगी और रिवीजन करूंगी, और मेरे को नया कुछ नहीं पढ़ना, जो पढ़ा है बहुत पढ़ा है, बस मैं टेस्ट देती थी, बस टेस्ट देती थी। और ऐसा भी हुआ है कि आप लोगों के टेस्ट सीरीज में से कुछ कुछ क्वेश्चंस उठा के दे दिए थे, मतलब एकदम डिट्टो कॉपी पेस्ट क्वेश्चंस आए थे, सेक्शन ए में बेसिकली आए थे। और जो सेक्शन सी में मॉक टेस्ट में आप लोगों ने इस बार ज्यादा ज्यादा क्वेश्चंस दिया था कि टेक्निकल या फिर अप्लाइड बेस्ड, हाँ। राइट। ताकि हम लोग प्रैक्टिस कर पाए। तो वो भी बहुत हेल्प किया था, क्योंकि इस बार भी कुछ कुछ क्वेश्चंस वैसे आए थे, बट आई वाज एबल टू डू ऑल दोस क्वेश्चंस, तो इट हेल्प मी अलॉट। नाइस नाइस। तो आशिका, अब मैं आपके प्रिपरेशन से चलती हूँ एग्जाम वाले दिन पे। तो एग्जाम वाला जो दिन था, उस दिन आपने कैसे किया था, कौन सा सेक्शन पहले किया था, फिर क्या किया था, 3 घंटे कैसे डिवाइड किए थे? मैम
मैंने क्या किया था कि मेरा इवनिंग शिफ्ट में एग्जाम था, तो 3 बजे से एग्जाम स्टार्ट होगा, तो मैं 2:30 तक मैं पहुंच गई थी अपने, बैठ गई थी मैं अपने कंप्यूटर के सामने। और मैं बस चुपचाप बैठी हुई थी, किसी को नहीं देख रही थी कौन है नहीं है। और जब एग्जाम स्टार्ट हुआ तब मैंने पहले सेक्शन सी किया। उसको मैंने मतलब एकदम टाइमर पकड़ के 1 घंटा 15 मिनट से ज्यादा मैंने नहीं दिया उसको, कि इसमें जितना क्वेश्चंस होंगे उतना ही होगा, उसके बाद का बाद में देखा जाएगा। ठीक। तो 1 घंटा 15 मिनट मैंने सी को दिया। उसके बाद मैंने बी किया और उसके बाद मैंने ए किया। बी बट करने में मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगा, वो 35 मिनट्स टाइम लगे। उसके बाद मैंने ए किया, क्योंकि ए तो मेरा मतलब जैसे बायो स्टूडेंट्स का होता है, थोड़ा हिला हुआ रहता है, मेरा भी वही है। तो मैंने ज्यादा मतलब मेरे को पता था मेरे को ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे भी नहीं, मेरे को ज्यादा उस पर टाइम भी नहीं देना है, मैं बाकी रिवाइज करने आ जाऊंगी यहाँ पे। तो उसी तरीके से मैंने डिवाइड किया था, और लास्ट में मेरे बच गए थे 25 to 30 मिनट्स, ताकि मैं क्वेश्चंस रिवाइज कर पाऊँ एक बार। तो जो आप पूछ रहे थे ना, जो टेस्ट हेल्प किया कि नहीं, टेस्ट इसमें हेल्प किया था कि मैं अपना जो टाइम है वो स्ट्रेटेजाइज कर पाऊँ, क्योंकि पिछले बार वो मैं स्ट्रेटेजाइज नहीं कर पाई थी, तो दैट वाज वन थिंग जहाँ पे मैं लैग कर गई थी, तो यही था मेरा। आप 20 to 25 मिनट्स बचा पाए। मैंने जब खुद एग्जाम दिया था तो मेरे भी इतने टाइम नहीं बचा था। बट दैट्स रियली नाइस। तो आशिका, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, आपको याद है सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे आपने? सेक्शन सी में पहले सेक्शन सी किया था, सेक्शन सी में मैंने 23 क्वेश्चंस किए थे। ठीक है। सेक्शन बी में मैंने 20 क्वेश्चंस किए थे, और सेक्शन ए में मैंने 6 क्वेश्चंस किए थे। और कितने गलत हुए ये कुछ याद है? हाँ, अब सब याद, गलत वाले ही याद है। सेक्शन सी में मेरे 2 गलत हुए थे। एक तो एकदम गंदा वाला ब्लंडर किया था मैंने, वो तो हमेशा सता रहा है मेरे को, मतलब रात में सो रही हूँ तब भी जग के बोल रही हूँ, ये वाला कैसे खराब खराब कर, मतलब ये कैसे गलत हो गया। बट ठीक है। मेरे सेक्शन सी में 2 गलत हुए थे, सेक्शन बी में 3 गलत हुए थे, और ए में 1 गलत हो गया था। बट ये काफी अच्छा, तुमने मॉक टेस्ट आई गेस तुम्हें बहुत हेल्प की और तुम्हारी टेस्ट सीरीज बहुत हेल्प की, क्योंकि ये इतने कम नेगेटिव मार्क करना मतलब आपके पास बहुत प्रैक्टिस है। आप पढ़ लेते हो, लेकिन उसके बाद अगर आपने बहुत प्रैक्टिस की होती है ना, तभी आप फिर इतना अच्छा मतलब कम नेगेटिव के साथ आ सकते हो। तो आई मस्ट से आपने बहुत प्रैक्टिस किया होगा डेफिनेटली आशिका। सो आपका रॉ स्कोर कितना था, याद है आपको? इनिशियल आंसर की के हिसाब से मेरा जो रॉ स्कोर था वो 116 था। और उसके बाद तो मैंने एक क्वेश्चन दिया था चैलेंज के लिए, वो एकाइनोडर्म्स वाला। अब वो सही हुआ नहीं हुआ, मतलब मैंने बाद में और नहीं देखा, मैंने बस मतलब ऐसा हुआ था कि सीएसआर एग्जाम के बाद हम लोग घूमने गए थे, तो जिस दिन हम वापस आए उस दिन फाइनल आंसर की रिलीज हुआ था, तो मैं तब ट्रेन में थी, मेरे को पता नहीं था। जब मैं घर आके लैपटॉप खोल के बैठी एनालाइज करने के लिए कि कितने सही हुए कितने नहीं सही हुए, तब तक परसेंटाइल निकल गया, तो मैं सोचा, छोड़ो परसेंटाइल ही देखते हैं, अब क्या हाँ, ही होगा हाँ। एनालाइज करके। तो फिर मतलब फाइनल आंसर की के बाद मेरे को नहीं पता, बट रॉ स्कोर इनिशियल के हिसाब से 116 था मेरा। और आप मॉर्निंग शिफ्ट के थे, इवनिंग शिफ्ट के थे? इवनिंग शिफ्ट की थी मैं। तो आपका जो नॉर्मलाइज स्कोर था वो कितना हुआ था आशिका? मेरा जो नॉर्मलाइज रहा था वो शायद 122.5 आया था। वन ट्वेंटी टू हाँ, पॉइंट फाइव ठीक है। और परसेंटाइल इस बार आपकी कितनी रही? 99.83। तो 90 आपकी हाँ। पिछली बार 90% आई थी और इस बार आपकी 99.8% आई रही, तो 9.8 का जंप मारा है आपने। गुड, नाइस। तो आशिका, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अब जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे नेक्स्ट ईयर के लिए या जून दिसंबर के लिए, उनको 3 मेजर पॉइंट्स जो आपको लगता है हाँ ये आपको बहुत हेल्प किया, उनको भी हेल्प कर सकता है, वो बताना चाहोगे? श्योर। फर्स्ट जो पॉइंट मैं बोलूंगी वो है ब्लाइंडली और ऑनेस्टली खुद को एनालाइज करो, हाँ। क्योंकि तुम्हारा जो वीक पॉइंट है वो तुम ही निकाल पाओगे, कोई आपको निकाल के नहीं देगा। तो एनालिसिस इज मस्ट। सेकेंड पॉइंट जो मैं बोलूंगी कि रिवीजन करो और प्रैक्टिस करो, जितना हो सके उतना रिवीजन दो, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी कि 5 बार 6 बार भी अगर रिवीजन दे दिया तो फिर भी एग्जाम हॉल में जाके लगता है कि यार ये तो पढ़ा था, याद नहीं आ रहा, हाफ याद आ रहा है बाकी का हाफ याद नहीं आ रहा। तो जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो, जितना हो सके उतना रिवीजन। एंड थर्ड पॉइंट इज खुद पे थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो कि नहीं ठीक है हो जाएगा, क्योंकि वो तुम्हारा तुम्हारा जो प्रेशर होता है वो 3 घंटे में, क्योंकि वो 3 घंटा ही सब कुछ डिसाइड करेगा कि आपका जेआरएफ निकलेगा, एलएस निकलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वो 3 घंटे में अगर खुद के ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है तो फिर वो जो प्रेशर रहता है वो थोड़ा कम हो जाता है।
तो दैट हेल्प्स इन अटेंडिंग द क्वेश्चन कि अच्छा ये छोड़ना है, ये नहीं करना, ये नहीं करना, तो वो स्ट्रेटेजाइज करने में भी हेल्प करता है। तो ये 3 पॉइंट फ्रॉम माई साइड मैं बोलूंगी इम्पोर्टेंट है। और आशिका, आपने खुद में बता दिया मुझे कि आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है, बट स्टिल मैं पूछना चाहूंगी, अब आपका फ्यूचर प्लान क्या है? कि आपका गेट भी क्लियर है, आपका सीएसआई नेट भी क्लियर है, तो आपने कुछ प्लान किया? कोई इंस्टीट्यूट आपके दिल में है, या कोई लैब्स आपके दिल में, या कोई रिसर्च, कोई टॉपिक जिसमें आपको इंटरेस्ट है परस्यू करने का, तो आप वो बताना चाहोगे? अभी अगर मैं देखूँ तो मेरे को कार टी सेल्स के ऊपर इंटरेस्ट है, जो काइमेरिक एंटीजन टी सेल्स होते हैं। तो मेरा जो इंस्पायर का भी रिसर्च प्रपोजल था उसके ऊपर ही था। तो अच्छा। उसके अकॉर्डिंग कुछ लैब्स है, कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, जो एनआईआई हो गया या फिर आईआईटी बॉम्बे होगा, आईआईएससी इज ऑल्सो देयर। तो उनके अभी इंटरव्यूज शेड्यूल्ड हैं, देखते हैं क्या होता है फ्यूचर, व्हाट इज फ्यूचर होल्डिंग फॉर मी, बट लेट्स सी। तो अभी तो फिलहाल वही है। जो भी होगा बेस्ट होगा, डेफिनेटली इट विल बी द बेस्ट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन इज, अगर आप बंसल बायोलॉजी के साथ आपकी जो जर्नी है उसे वन लाइन में डिस्क्राइब करना चाहोगे आशिका, सो व्हाट विल यू टेल? वन लाइन, मैं एक वर्ड बोल देती हूँ कि आई एम ग्रेटफुल कि मैंने बीएससी के टाइम से आपको फॉलो किया है, क्योंकि अगर मैं नहीं करती तो मैं लेट हो जाती। मुझे मतलब वो फाइंड आउट करने में लेट हो जाता, कोचिंग ढूंढने में लेट हो जाता। तो एक जो मेंटर का रोल होता है ना एक एस्पिरेंट के लाइफ में, वो कितना इम्पोर्टेंट है, लाइक एवरी एस्पिरेंट विल नो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक मेंटर का रोल। तो आपके जैसा मेंटर मिलना एट एट द राइट टाइम, मैं बोलूंगी अपने लाइफ में। तो आई एम रियली ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड कि जो भी जर्नी आपके साथ मैंने परस्यू किया है लास्ट 6-7 मंथ्स के लिए, तो एटर्नली ग्रेटफुल आई वुड से। तो स्वीट आशिका, आई होप कि आपका बहुत अच्छा फ्यूचर रहे, और जिस भी इंस्टीट्यूट में आप रिसर्च करना चाहते हो डेफिनेटली आपको वो मिले। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट आशिका। इसके साथ आज का थैंक यू। खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद बंसल बायोलॉजी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू।